एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशंस है, जो हमें टॉपिक्स थे हमारे में, पहला टॉपिक था रेट मेजर, ठीक। दूसरा टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख दिया। देन मैक्सिमा मिनिमा, फिर आता है हमारा अप्रोक्सीमेशन एंड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, ये टॉपिक है हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में। ये हमारा कैलकुलस का यूनिट कहलाता है। जो आपने देखा होगा सिलेबस में यूनिट वाइज अगर हम देखें तो कैलकुलस हमारा जो यूनिट है उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, चैप्टर 5 से स्टार्ट होता है कैलकुलस। चैप्टर 5 मतलब डिफरेंशिएशन यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है हमारा। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव भी चैप्टर कैलकुलस में आता है। फिर इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन वो भी कैलकुलस में आता है। फिर उसका नेक्स्ट है इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस, ठीक है। एरिया बाउंडेड रीजन वो भी हमारा कैलकुलस में आता है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 5 चैप्टर हमारे किसमें आते हैं, कैलकुलस में आते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि कैलकुलस में क्या क्या आता है, 5 आते हैं चैप्टर 5 से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक। अब ये हमारे सारे टॉपिक क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक्स हैं। किसके हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सिलेबस से हमारा ये एक्सक्लूड हो चुका है, एक ये टॉपिक एक्सक्लूड हो गया है और एक अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन हमारा कट गया है और रेट मेजर सिलेबस से कैंसिल हो गया है। तो यानी कि अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ना है और टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है। पहला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, दूसरा टेंजेंट नॉर्मल होगा टॉपिक हमारा, और तीसरा जो टॉपिक हम लेंगे इसी ऑर्डर में भी दिए हैं, दिए भी इसी ऑर्डर में है बुक में। जो लास्ट टॉपिक होगा तीसरा टॉपिक दैट विल बी द मैक्सिमम मिनिमम, ये पढ़े जाएंगे। अब इसमें हमारा जो ये जो टॉपिक है आर.डी. शर्मा में इन टॉपिक्स का उन्होंने चैप्टर बना रखा है, वेयर इज इन एनसीईआरटी उन्होंने एक्सरसाइज में दिया है। उन्होंने किस में दिया है, एक्सरसाइज में। मतलब एक पूरी एक्सरसाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की है, एक पूरी एक्सरसाइज मैक्सिमम मिनिमा की है, एक पूरी एक्सरसाइज टेंजेंट नॉर्मल की है। यानी कि इस चैप्टर में हमें 3 एक्सरसाइजेस पढ़नी है और एक मिसलेनियस पढ़ना है। आर.डी. शर्मा में उन्होंने इसको चैप्टर वाइज दिया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अलग चैप्टर है। जैसे हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, आर.डी. में अलग एक्सरसाइज अलग चैप्टर है। हमने कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, मतलब तीनों टॉपिक हमने एक एक करके पढ़े। तो आर.डी. शर्मा में इन टॉपिक्स को चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ आपको बताया ही गया है, वो कराया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप किस तरीके से क्या पता लगाएंगे, क्या चीज है। जैसे कि हमारा नाम है इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन, ठीक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब हमें पता कर लगाना होगा कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब उस फंक्शन का नेचर हमें पता करना होगा। वी नीड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द फंक्शन एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको फंक्शन का बारे में बताया जाएगा। यानी अभी मैं बताऊंगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब कहलाते हैं, कब होते हैं। वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा होगा। सपोज ये हमारा कोई फंक्शन बना है y इज इक्वल टू y1 ले लेते हैं, y1 सिंपली y1 कह देते हैं, y1 इज इक्वल टू fx। तो ये हमारा एक y1 फंक्शन दिया है और एक इसके नीचे हम एक और बना देते हैं और ये मेरा y2 फंक्शन आ गया है। ओके, सो दिस इज योर y1 फंक्शन एंड दिस इज योर y2 फंक्शन। देख के ही पता लग रहा है ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको देखते हो कि भाई क्रिकेट मैच वगैरह में क्या देखते हो, रन रेट ऐसे दिखाते हैं, तो रन रेट बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। टीम चेस कर रही है और जो भी है, तो ऊपर बढ़ रहा है तो बढ़ता चला जा रहा है, नीचे आएगा तो डिक्रीज करेगा, वही है। तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ये मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये बनाना नहीं है, अगेन यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन की हेल्प से पता करना है। एक फंक्शन दिया होगा उसको पता करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है।
अब इसको और इलैबोरेट करते हैं, अभी इसका नेचर ही चल रहा है और इलैबोरेट करते हैं। ये तो आपने ग्राफ से समझा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने दो डिफरेंट वैल्यूज ली। हमने यहाँ पे ले लिया x1, ऑब्वियसली x एक्सिस है तो x1 यहाँ पे जितना भी वैल्यूज होता है x1 और x2 का लिया जाता है। और यहाँ फंक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ fx, ठीक है। फंक्शन कितना कंसीडर कर लिया मैंने, fx, ठीक। अब हमारा x1 पहला टाइप जो हमारा बना, टाइप वन मीन्स फॉर दिस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज द सेकंड टाइप। इसको हमने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, तो फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो x1 और x2 में कौन सा फंक्शन, कौन सी वैल्यू बढ़ी है? यार इन x1 एंड x2 कौन सी वैल्यू बढ़ी है, x1 या x2? x2 बढ़ी है, ऑब्वियसली। दिस इज योर नंबर लाइन ग्राफ, नॉर्मल हमारा ग्राफ है 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जाता है। तो जितना हम RHS में जाते हैं वैल्यू हमारी उतनी बड़ी होती है, ये RHS की वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होगी। देन इट मीन्स x2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब हमने क्या करा, x2 लगाया, x1 लगाया, हमने अपने फंक्शन में x1 लगाया, ठीक है। तो मेरे को मिला, कौन सा फंक्शन मिला, f(x1) मिला, और x2 लगाएंगे f(x2) मिलेगा। बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है, f(x1) या f(x2)? फ्रॉम ग्राफ बताना है आपको। f(x2) बताया बड़ी है, हाँ जी चेक कर सकते हैं। देखो भाई f(x1) मतलब x1 लगाया है तो ये मेरी वैल्यू, ये आई मेरी f(x1), यहां पर आया मेरा f(x1), ठीक है। और 2 जो आएगा f(x2) है क्या, f(x2) क्या बनेगा, y तो बनेगा ना, y की तो वैल्यू बनेगी वो। तो ये कितना आ जाएगा, f(x2) समवेयर हियर। तो अगेन ये y एक्सिस चल रहा है 0 1 2 3 4। तो f(x1) और f(x2) में कौन सा बड़ा है हमारा, f(x2). कौन सा फंक्शन बड़ा है, f(x2). तो क्या मतलब है, क्या चीज है यहाँ पे, आपका कोई भी ग्राफ है किसी भी तरीके का, तो अगर ग्राफ में आपका कोई भी वैल्यू ली, आपने दो वैल्यू रख के देखी, छोटी वैल्यू पे छोटी मिले वैल्यू, मतलब आपने x1 लगाया तो x1 पे f(x1) यानी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू कैसे मिल रही है हमारी, बड़ी मिल, छोटे पे छोटी मिल रही है और बड़े पे बड़ी। अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं जो कि ऑब्वियसली हमने डिक्रीजिंग लिया है, तो उससे ज्यादा और क्लियर होगा। अगेन x1 और x2, तो x1 और x2 में कंपेयर हमने पहले से ही किया हुआ है, x2 बड़ा है। नाउ दिस टाइम f(x1) वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज, f(x1) एंड f(x2), इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं f(x1) एंड f(x2) पर। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें, x1 ऑब्वियसली यहाँ लिया हुआ है, x2 मैंने यहाँ लिया हुआ है, मैंने पहले ही बोला x2 बड़ा है, ठीक है। तो x1 पे इस बार वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है, सो दिस इज द वैल्यू फॉर f(x1), और x2 पे मुझे वैल्यू यहाँ मिल रही है। तो इस बार कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई बेटा, इस बार मेरी f(x1) बड़ा हो गया, तो सिंबल हमारा उल्टा हो जाएगा। तो क्या पता चला, यानी जितनी वैल्यू इस वाले में, जितनी वैल्यू बढ़ाता चला जा रहा हूं फंक्शन की वैल्यू, आंसर जो है मुझे, रिजल्टेंट जो है वो मुझे कैसा मिल रहा है, बढ़ता हुआ चला मिल रहा है। तो ये कौन सा टाइप हो गया मेरा, इंक्रीजिंग का हो गया। दूसरा, अगर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं लेकिन फंक्शन कैसा होता चला जा रहा है, छोटा, फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है, आप इन्हें y भी समझ सकते हैं, इनको f(x) को जो लिखा है वो y भी समझ सकते हैं। तो वैल्यू तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही बढ़ाते चला जा रहा हूँ, x1 से x2 जा रहा हूँ, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू, जो मेरा आंसर है, जो रिजल्टेंट है, वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो फंक्शन ऑब्वियसली कैसा हो गया, डिक्रीज करेगा। तो ये तो इसका टाइप हुआ, ये हमारा कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का फंक्शन है, और ये मेरा डिक्रीजिंग का फंक्शन है। फंक्शन का नेचर समझ आया। अब